नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे उत्साह के और तरोताजा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए इन सारी क्लासेस को, क्योंकि जो आने वाले समय में आपके हिंदी का जो टॉपिक रहेगा वो सारे हिंदी के टॉपिक्स में एक दिवसीय परीक्षाओं में काम आएगा। लेकिन क्लास हमारी थंबनेल के साथ मिल रही है। आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बनाया जा रहा है। और इन क्लासों में अभी सबसे पहले जो आपको ये क्लास मिलेंगी प्लेलिस्ट में, उनमें प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। जितने भी 2013-14 में पीसीएस के हों, चाहे आरओ प्री के हों, चाहे एआरओ आरओ के मेंस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हों, जो भी हिंदी में पूछे गए, उन प्रश्नों को मैं पहले करा रहा हूँ। फिर उसके बाद और भी अन्य बहुत सारे अलग अलग किताबों से, अलग अलग पुस्तकों से आपको विलोम शब्द कराए जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा ना, इस आधार पर ये विलोम शब्दों की क्लास आपके लिए चल रही है। जो सेकंड क्लास है, पहली क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसको भी अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ऑफलाइन सेंटर वाले खास तौर पे ध्यान से रखें, जो ऑफलाइन सेंटर में है वो खास तौर पे इस क्लास को पढ़ें और याद करके आएं। उनसे रिवीजन कराया जाएगा इन सारे विलोम शब्दों का, जितने भी आपको इस क्लास के माध्यम से पढ़ाई जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में आएंगे, जरूरी नहीं कि हिंदी के जो उसी क्लास में आए जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए पूछे गए हैं। और जो भी हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं, पुराने बच्चे, नए बच्चे, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की इस क्लास को, ठीक है। तो देखिए, विलोम शब्द तो क्लास नंबर सेकंड है ये। तो पहला विलोम शब्द लिखा है, जो कि सभी एग्जाम में आ रखे हैं, आपत्ति। आपत्ति का मतलब समझ रहे हैं, परेशानी हो जाना, है ना, या विपत्ति पड़ जाना। विपत्ति भी बोल सकते हैं, आपत्ति भी पढ़ सकते हैं। आपत्ति का अर्थ क्या है? परेशानी में होना किसी व्यक्ति का, व्याकुलता में होना किसी व्यक्ति का, है ना, समस्या में होना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम शब्द संपत्ति हो जाएगा। संपत्ति से तो आप समझते हैं धनवान व्यक्ति या समृद्ध व्यक्ति या बिना परेशानी के, है ना, जिसके पास संपत्ति है वो समृद्ध व्यक्ति है, उसे कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, जीवन में आराम से जीवन चल रहा है उसका। दूसरा आदृत का क्या हो जाएगा? अनादृत। आदृत जो शब्द बनाया जाए, आदर शब्द से बनाया गया है। किससे बनाया गया? आदर से। आदर आप जानते हैं, और आदर का अपोजिट बोलेंगे तो अनादृत, जिसका आदर नहीं किया जाता, ठीक है। आदृत मतलब आदर करना, अनादृत मतलब आदर नहीं करना। तो उसी शब्द से ये शब्द बना हुआ है। भौतिक का क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल हो जाएगा इंग्लिश में, मतलब हिंदी में आध्यात्मिक हो जाएगा। और भौतिक का मतलब आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। आध्यात्मिक का मतलब जैसे आप देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे आध्यात्मिक भक्ति करने की हम बात करते हैं अपने संस्कृति में, अपने सनातन धर्म में, अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उस आधार पे हम क्या करते हैं? सिर्फ उन चीजों को महसूस करते हैं कि इतने हजार साल पहले ये सारी चीजें रही होंगी, जो हम पढ़ते हैं अपनी संस्कृति सनातन के बारे में, है ना। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। ये सभी पूछ रखे हैं, अच्छे से एक एक नोट कर लेना आप। अग्रज का मतलब क्या होता है भाई? अग्रज का मतलब बड़ा, और अनुज का मतलब छोटा होता है। जब भगवान श्री राम वनवास में गए थे तो उनके साथ अग्रज गया था या अनुज गया था? अनुज गया था, क्योंकि लक्ष्मण कौन थे भगवान श्री राम से? छोटे थे भाइयों में, है ना। तो हमेशा आप रामायण या रामचरितमानस या शास्त्रों में पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। छोटे से क्या बोलते हैं? अनुज, और बड़े से क्या बोलते हैं? अग्रज। तो अग्रज का विलोम शब्द अनुज हो जाएगा, या अनुज का विलोम शब्द अग्रज हो जाएगा, है ना। अमित है जी, अमित का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। इसका मैं आपको अर्थ भी बता देता हूं, बेहद या अत्यधिक होता है इसका मतलब। अमित का मतलब अत्यधिक शब्द से मतलब है इसका, अत्यधिक से, है ना। और परिमित का मतलब कम शब्द से मतलब है। परिमित मतलब कम, और अमित मतलब अत्यधिक, ठीक है। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। ये शब्द आपने जीके में पढ़ा होगा, कई बार जीके में आता है। और जीके में कहाँ पे आता है? ये आपने पढ़ा होगा कि भारत के कौन सा राज्य ऐसा है जहां सबसे ज्यादा जंगल है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जंगल है, या भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जंगल है लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है या जंगल है। या दुनिया के सबसे घने जंगल कहाँ पे हैं? तो दुनिया के सबसे घने जंगल आच्छादित हैं। आच्छादित को मतलब ढके हुए हैं जंगलों से, इतना बड़ा जंगल है। तो विश्व के, जैसे मैं तो हिंदी की क्लास पढ़ा रहा हूं लेकिन शब्द तो उसी से मिले जुले, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे, है ना। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ होना, कवर होना, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में ढका हुआ होना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो जंगल है वो मध्य प्रदेश में है, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में है, परसेंटेज से देखेंगे तो। और दुनिया में सबसे जो घने जंगल हैं, जो आच्छादित हैं, जो ढके हुए, वहां तक सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं जा पाती है, इतने ढके हुए जंगल हैं, इतने आच्छादित हैं वो है अमेजन के जंगल। और कौन से देश में? ब्राजील में। जो विश्व के सबसे घने जंगल है,
इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ब्राजील के जंगलों को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। और विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यही जंगल देते हैं, या यहीं से ऑक्सीजन 20% कुल विश्व की ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से मिलती है। ठीक है, ये जीके भी होगी भैया, बीच बीच में जीके भी होती रहेगी आपको समझाने के। तो आच्छादित शब्द आपको कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन अब सरल लगेगा, हमने आपको समझा दिया। इसका मतलब ढका हुआ, पेड़ों के लिए, वनों के लिए, जंगलों के लिए इस्तेमाल होता है। और अनाच्छादित का मतलब क्या हो जाएगा? ढका हुआ नहीं होना। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट है। आच्छादित में क्या लगा दिया यहाँ पे? आ लगा दिया। ठीक है, अनाच्छादित कर दिया। स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटे से होता है या मोटा। स्थूल मतलब मोटा, तो उसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, या तन्वी हो जाएगा। ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तन्वी भी होता है इसी का विलोम शब्द, दुर्बल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। तीनों लिख लेना। किसका? स्थूल का। और ब्रैकेट में लिख लेना स्थूल माने तो मोटा। सहयोगी का क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। जो सहयोगी है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। ठीक है, ये तो कॉमन है, आप जानते हैं इनको। पोषक, और पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक शब्द हो जाएगा। पोषक आप जानते हैं, पोषक किस चीज की बात करते हैं हम? जैसे आपने सुना होगा खाने से संबंधित ये शब्द आता है, या आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे, पोषण से संबंधित आता है कि पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है ना, या पोषक दिवस मनाया जाता है भारत में या विश्व भर में, ये उससे संबंधित शब्द है। पोषक मतलब भरण पोषण की पूर्ति करना, और शोषक मतलब उसकी कमी करना, या उसे समाप्त कर देना है, उसके खत्म कर देना, है ना। पूर्ति करना होता है पोषक का मतलब, और शोषक मतलब समाप्त या कमी कर देना। कमी शब्द यहाँ पे लिख सकते हो आप समझने के लिए। एप्सित का मतलब क्या होता है? ये सही शब्द है, ये कई बार पूछा गया आरओ में। एप्सित का अर्थ बताइए। प्रिय होगा, चाहा हुआ व्यक्ति। एप्सित मीन्स प्रिय व्यक्ति। ये स्याही बहुत इसकी निकलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एप्सित का मतलब क्या होगा? प्रिय व्यक्ति होगा एप्सित का मतलब, है ना। इसे लिख लेना, एप्सित का मतलब प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति। और अनिप्सित का मतलब, अब आप समझ रहे हैं, जब इसका मतलब प्रिय हो गया तो अनिप्सित का मतलब क्या हो गया? प्रिय नहीं होना, प्रिय नहीं होना, है ना। तो एप्सित को याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ग्रस्त का मुक्त होना, ग्रस्त मतलब ग्रस्त जीवन में, और ग्रस्त जीवन से कहां पे चला जाता है व्यक्ति? मुक्त जीवन में चला जाता है, आबाद हो जाता है, बिल्कुल ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हम इसमें। इस विलोम शब्द में ऊपर जाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ग्रस्त से मतलब पारिवारिक जीवन में जीना, और ग्रस्त को छोड़ देना मतलब मुक्त हो जाना। ठीक है, जैसे आपने हमारे वेदों में, वेद जो संस्कृति हम पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक काल पढ़ते हैं, तो उसमें व्यक्ति के लिए 4 आश्रम बताए गए। उन्हीं 4 आश्रमों में ये मुक्त वाला भी आता है, जैसे वानप्रस्थ बोलते हैं, घर परिवार को छोड़ करके चले जाना। ठीक है। तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। तिमिर मीन्स अंधेरा, ध्यान दे लो भाई साहब, ये कई बार आता है। तिमिर मीन्स अंधेरा या अंधकार लिख लेना। जब अंधेरा आ रहा है तो अंधेरा का क्या होगा? आलोक भी हो सकता है, इसके अलावा प्रकाश भी हो सकता है, ज्योति भी हो सकती है। कॉमन शब्द हैं, तीनों लिख लेना आप। आलोक का मीन्स भी प्रकाश होना होता है, प्रकाश तो प्रकाश है ही, और ज्योति का मीन्स भी क्या होता है? उजाला या प्रकाश होना। तो तिमिर का मतलब अंधेरा या अंधकार से है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, परोक्ष, आंखों के सामने नहीं होना। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष या अप्रत्यक्ष, या फिर गुप्त भी बोल सकते हैं। जो आंखों के सामने नहीं हो रहा है उसे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? गुप्त बोल सकते हैं। उन्मीलन, आंखों का खुलना होता है या खुलने से संबंधित होता है उन्मीलन शब्द, आंख का खुलना। ठीक है, उन्मीलन मीन्स बोले तो खुलना शब्द से है। उन्मीलन मीन्स खुलना, और निमीलन मीन्स बंद होना। आप ये लिख लेना बस, निमीलन मीन्स बंद होना। ये आपको अर्थ समझने पड़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, और ये याद भी हो पाएंगे। उत्कर्ष मतलब उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ। अपकर्ष मतलब नीचे गिरा हुआ। उत्कर्ष मतलब ऊपर उठा हुआ शब्द से संबंधित है। ठीक है, आगे ये तो आप जानते होंगे। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम तो नहीं होगा, अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम होगा। जे आप अनुलोम विलोम करते होंगे, बाबा रामदेव कराते हैं, एक आसन का नाम होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? प्रतिलोम होगा। परिश्रम, व्यक्ति विश्राम होगा। परिश्रम करके क्या करता है व्यक्ति? विश्राम करता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। अथ का मतलब क्या होता है? शुरू करना, शुभारंभ करना किसी चीज को। क्या करना है? शुभारंभ करना या श्री गणेश करना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। इति का मतलब समापन, इति का मतलब समापन हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब क्या होगा? कृतज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है जो कि पूछा जाता है। ये सभी पूछे गए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना, लिख लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों और मित्रों के साथ।
सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में काम आने वाले विलोम शब्द हैं ये आपके लिए, ठीक है। कृतज्ञ का मतलब उपकार को मानने वाला। आपने किसी के साथ अगर किया है तो आप वो सामने वाला आपके प्रति क्या स्थापित कर रहा है, कृतज्ञता। इसका मतलब आपने उसका काम किया है तो वो आपके लिए कृतज्ञता जाहिर कर रहा है, स्थापित कर रहा है। तो कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार नहीं मानने वाला। संकीर्ण मतलब छोटी सोच के व्यक्ति को बोल सकते हैं संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, संकीर्ण का मतलब तो आपको देखो बहुत सारी जगह मिलेगा कि आप किस तरीके की, किस हिसाब की सोच रखते हो, कैसी मानसिकता रखते हो, बहुत सारे शब्द अर्थ मिलेंगे आपको, आप रिसर्च करोगे तो इस शब्द को, है ना। संकीर्ण मतलब छोटी मानसिकता वाला, और विस्तीर्ण मतलब विस्तार पूर्वक चीजों को रखने वाला व्यक्ति। विस्तीर्ण विस्तार से ही बना है, ठीक है, ये विस्तार से ही बना है। जैसे आपकी ब्रॉड लेवल पे सोच है, आप ज्यादा आगे तक सोचते हैं, बात करते हैं, तो विस्तार वाले शब्द से ही बन करके विस्तीर्ण आया। बस यहाँ पे ये लगा दिया है, तीर्ण लगा दिया है, और यहाँ पे संकीर्ण लगा दिया है। कोई सकरा स्थान होता है, कम जगह होती है, छोटी जगह होती है, तो उसी को क्या बोल सकते हैं हम, संकीर्ण बोल सकते हैं। और जो बड़ा इलाका होता है, बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है, उसे क्या बोल सकते हैं, बड़ी जगह मतलब विस्तार बोल सकते हैं उसका। ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसे। यथार्थ मतलब सत्यता कहना, सामने कहना, सच कहना, बिल्कुल यथार्थ। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कल्पित मतलब कल्पनाओं के आधार पर बात चल रही है। और क्या हो जाएगा, कृत्रिम आधार पर बात चल रही है। यथार्थ का मतलब सत्यता से संबंधित है, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कल्पना से संबंधित। या कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, बनावटी चीज है होना, क्या हो जाएगा, बनावटी चीज है। इसे बनावटी भी आप पढ़ सकते हो। साधु का क्या हो जाएगा, साधु, जो साधु है वो तो साधु है, जो साधु नहीं है वो कौन है, असाधु है। आविर्भाव, ये कल भी मैंने पढ़ाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा है, इसका मैं अर्थ आपको बता दूं। आविर्भाव का क्या मतलब है, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना। आविर्भाव का मतलब लिख लेना आप यहाँ पे, प्रकट होना। और तिरोभाव का मतलब प्रकट नहीं होना, या इसको क्या बोल सकते हैं, अवसान भी बोल सकते हैं। सरल, तो सरल जो भी चीज है वो सरल ही है। और सरल के अलावा क्या है, वक्र है, या कठिन है, या जटिल है। इसके जो विलोम शब्द तीनों लिख लेना, तीनों ही पूछे गए कहीं ना कहीं अलग अलग परीक्षाओं में। वक्र का कई बार आपको कौन सा मिलेगा, ऋजु और मिलेगा। ऋजु का विलोम शब्द वक्र मिलेगा, ठीक है। थोक का क्या होता है, फुटकर होता है। थोक में जैसे सामान बिकता है व्यक्ति, और एक दुकानदार बिकता है कैसे, फुटकर में, तो फुटकर हो जाएगा, ये सही है। मृषण का मतलब होता है मुलायम होना। मृषण मतलब मुलायम होना, ठीक है। और रुक्ष मतलब कठोर, रुक्ष मतलब कठोर, या रूखा, या नीरस, मतलब वही शब्द है, उसके कोई भी शब्द पढ़ सकते हैं आप। रूखा होना, कठोर होना, या नीरस होना, रुक्ष का मतलब है ना। और मृषण का मतलब मुलायम होना, अच्छे से याद रखना। नरम का मतलब कड़ा होना, नरम होना किसी चीज को, किसी को कोई चीज कैसी होनी, टफ या कड़ी होनी, है ना। अनग, अनग का मतलब अग होगा इसका विलोम शब्द, अनग। अनग का देखिए आप क्या अर्थ आएगा भाई साहब, अनग का क्या अर्थ है भाई, अनग का, अनग का अर्थ है यहाँ पे पवित्र। अनग मतलब पवित्र, और अग मतलब अपवित्र, ठीक है जी। निरग मतलब निष्पाप, आपने पाप नहीं किया है तो आपको क्या बोल सकते हैं हम, निरग। और आपने पाप किया है तो आप पापी हो। निरग मतलब निष्पाप। ये वो विलोम शब्द हैं जो परीक्षाओं में आने हैं आपके लिए, और आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं और तैयार करने हैं और रिवीजन करना है बार बार इन सब विलोम शब्दों का। तो अनग का मतलब पवित्र है, अनग का विलोम शब्द अग। और निरग का मतलब निष्पाप, पाप नहीं करने वाला, या पाप जिसने नहीं किया है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पाप, ठीक है। पाप मैंने बता दिया। आगे देखो, वध या ग्रस्त, ऐसे ऐसे पढ़ लेना। ग्रस्त का भी मतलब वध होता है, और वध का मतलब ग्रस्त, उसका मतलब मुक्त, जो अभी करा दिया मैंने। अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। शांत, ससीम और अंत, जिसकी सीमाएं हैं। ये कल भी कराया था मैंने, कल की क्लास में मिलेगा, क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं, ये रिपीटेड वाले 70-80% जो भी समीक्षा अधिकारी का पेपर देंगे, पुराने पेपर आप अच्छे से लगा लोगे, पुराने क्वेश्चंस को रिवीजन कर लोगे, वहां से कवर हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। और बाकी का किताबों से अलग से। जड़ चेतन, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, जड़ और चेतन से बना हुआ है। हमारे शरीर को यहां से अगर हम समझें तो देखिए, शरीर को क्या बोल सकते हैं हम, जड़ बोल सकते हैं। और चेतन का मीन्स यहां पे क्या होता है, आत्मा। बालक, चेतन मीन्स आत्मा, और जड़ मीन्स शरीर। क्योंकि शरीर कैसा होता है हमारा, नश्वर होता है। नश्वर का मतलब हमारा शरीर
समाप्त हो जाता है, आप ऐसे समझिए। और जो शाश्वत होता है वो हमेशा बना रहता है, हमेशा तो रहता नहीं है शरीर हमारा, नश्वर होता है, समाप्त हो जाता है एक समय के बाद। तो ये जड़ है, जड़ का मीन्स शरीर और चेतन मीन्स आत्मा, ठीक है। सरस और नीरस ये बहुत सरल शब्द है, ठीक है। सरस का मतलब जो चीज आपको आसानी से प्राप्त हो जा रही है, और नीरस मतलब जो चीज आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो रही है, कठिनता से प्राप्त हो रही है, ठीक है। जंगम जो कल भी कराया था, क्या है भाई जंगम का मतलब क्या है बताओ? नहीं इसका मतलब बताओ जंगम का, ये बहुत आता है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। जंगम का क्या है? जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता, क्या मतलब होगा? जंगम मतलब जो चल सकता है, जो चल सकता है। और स्थावर का मतलब क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, जो नहीं चल सकता है। ये कई बार पूछा जाता है, जंगम का स्थावर, और स्थावर आ जाए तो जंगम होगा, ठीक है। आमिष या सामिष का मतलब है मांस से संबंधित है, मांसाहारी व्यक्ति से संबंधित है। और निरामिष मतलब जो मांसाहारी नहीं है। सामिष और आमिष दोनों शब्दों का क्या मतलब है? मांसाहारी व्यक्ति से। और निरामिष मतलब जो मांसाहारी नहीं है। अंतर्मुखी, ये बहुत इंपोर्टेंट तो सभी इंपोर्टेंट है, सभी पूछे गए। अंतर्मुखी, हाँ भाई कैसे व्यक्ति हैं आप? अंतर्मुखी हैं या बाहरी मुखी हैं, ये बताओ दोनों आप। हाँ फिर मैं मतलब इनका मतलब भी तो बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली, आप कभी भूलोगे ना, ये विलोम शब्द आ गया तो। अंतर्मुखी, आप कैसे हो? अंतर्मुखी, इसका क्या मतलब हो गया? स्टूडियो में भी बच्चे बैठे हैं हमारे, बताइए क्या मतलब हुआ इसका अंतर्मुखी का? अंत तो आपको होगा ही, ये तो निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसका अंत होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतर्मुखी का मतलब जो अपने बारे में ही हमेशा सोचता है, अंदर की बातों को ही हमेशा सोचता है, अंदर की चीजों को ही हमेशा सोचता है, ठीक है। केंद्रित अपने चीजों को ही केंद्र में रख करके सोचता है, बाहर की नहीं सोचता कभी दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को अंतर्मुखी बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट। और जो बाहर की दुनिया को सोचता है, बाहर के बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? बाहरमुखी। शब्दों से देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है बाहरी मतलब बाहर की सोचने वाला, बाहरी मुखी मतलब बाहर की दुनिया में जीने वाला या सोचने वाला, अंतर्मुखी मतलब अपने विषय में चीजों को सोचने वाला। तो आपने कहा कि हम अंतर्मुखी हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं अंतर्मुखी तो होना चाहिए, लेकिन अंतर्मुखी के साथ साथ कैसा भी होना चाहिए व्यक्ति को? बाहरमुखी। भाई आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो दुनिया के बारे में ही जानिए, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अगला है हास, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वृद्धि। हास मतलब परसेंटेज के सवाल तो कर ही होंगे आपने प्रतिशत के, तो गुरुजी बोलते हैं कि आप मार्केट से चावल खरीद के लाए, तो चावल की रेट में 20% की हास हो गए, 20% का क्या हो गया? हास हो गया। और फिर दूसरे सवाल में वो बोल देते हैं कि 30% या 40% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि बढ़ा या घटा? ऐसे सवाल आते कि नहीं आते? तो आप बात समझिए, हास का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कमी हो गई। हास मतलब कमी होना, हास मतलब कमी होना, और ये तो आप देख ही रहे, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। ये मैथ में आपने देखा होगा कई बार ये वाला शब्द लिखा आता है मैथ के सवालों में। आकलन मतलब आकलन करना किसी चीज का, पता लगाना किसी चीज के बारे में। विकलन मतलब उसी रकम को, विकलन शब्द मतलब किससे बना है? रकम से बना है, पैसे से बना है। विकलन बोले तो रकम या पैसा, और आकलन मतलब गिनना किसी पैसे को, ठीक है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विकलन हो जाएगा। चिरायु, चिरायु भव। आप जब संतों के पैर छीते हैं तो वो अपने संस्कृत में या अपनी जो शुद्ध हिंदी होती है उसमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो कहते हैं बेटे चिरायु भव। चिरायु भव का मतलब हो गया लंबी आयु होना। चिरायु का मतलब लंबी आयु होना, और लंबी आयु का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? अल्पायु, या क्या हो जाएगा? स्व अल्पायु। कम आयु की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। चिरायु मतलब लंबी आयु जीना, तो आप लंबी जीना पसंद करेंगे या अल्पायु में जाना पसंद करेंगे? चिरायु में कितने चिरायु तक जाएंगे आप? 100 साल तक? नहीं, इतना नहीं जाना है, 80 तक जाना है। अगला विलोम शब्द है भाई साहब, ये 80 साल जीने कह रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप चिरायु की अगर स्थिति में हो, आपको आशीर्वाद मिले, भगवान जी का यहाँ पे जन्म लेने के बाद, आने के बाद भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, या भगवान राम दोबारा से जन्म लें और आपको आशीर्वाद दें, और आपको मौका लगे उनसे एक वरदान मांगने का, वर नहीं वरदान मांगने का, वर भूल गए हम गलती से, ठीक है। तो आप कितनी वर्ष लेना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, है ना। कि साहब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 2-4 सदियों को आप जीना पसंद करेंगे, तो बताइए आप। अगला है विलोम शब्द क्या है? बिनत। बिनत के बारे में क्या आपके विचार हैं? बिनत का क्या विचार है यहाँ पे? बिनत का मतलब उद्दत, इसका मतलब क्या हो गया? झुका हुआ हो गया, और इसका मतलब उठा हुआ। उद्दत मतलब उठा हुआ, या उन्नति, है ना, या प्रगति,
ये इसी शब्दों से उठा हुआ मतलब उन्नति से ही मतलब है, प्रगति से मतलब है। विनत का मतलब झुका हुआ, जिसकी प्रगति नहीं हुई है। अवनत, उन्नत, ये वही शब्द है, फिर दोबारा से घूम के आ गया। अवनत मतलब तरक्की नहीं होना, प्रगति नहीं होना, और उन्नत मतलब प्रगति होना। सामान्य, जो सामान्य व्यक्ति है। विशिष्ट, जो भाई 1000-100 में बैठे रहते हैं, जैसे एक शादी हो रही है कहीं पे 1000 लोग बैठे हैं, तो मान नेताजी आगे, तो नेताजी कौन हो गए? सभी लोग विशिष्ट हो गए। और सामान्य तो आप जैसी जनता है जो वैसे ही पत्थर पे खवा के भगा देते हैं, और नेताजी ने बैठा रखेंगे कहाँ? बढ़िया जगह पे बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर हमें ऐसा मानते हैं कि सभी लोग विशिष्ट होने चाहिए। आप जहां भी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि नेताजी ने मेज पे खवाएंगे, भैया सब जनता को मेज पे खवा, क्योंकि उसने भी जन्म लिया इसी धरती पर, ठीक है? ऐसा मानना हमारा। सृजन मतलब निर्माण करना, सृजन मीन्स निर्माण, और संहार मतलब समापन करना, खत्म करना। संहार, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर के किसका संहार किया था? राक्षसों का। किया कि नहीं किया? संहार मीन्स मारना होता है, खत्म करना होता है। ये शब्द आपको जो विलोम शब्दों में मिलेंगे, कई बार अगर आप रामायण का अध्ययन कर रहे होंगे, रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे होंगे, तो ये शब्द आपको सीखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, आपकी मेमोरी में दोबारा से आ जाएंगे, है ना? तो आमतौर पे हमारे रामायण में, श्री रामायण जी में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो संहार का होता है, किसी को मारना। तो श्री हनुमान जी ने जब समुद्र को लांग करके गए थे, लंका पहुंचे थे, जो कि इस समय श्रीलंका के नाम से, जो भारत के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, एक टापू है जिसमें के 2 करोड़ लोग रहते हैं। उस समय लंका थी या श्रीलंका है। तो वहां गए थे अशोक वाटिका में पता लगाने के लिए, माता जानकी जी का, सीता जी का। तो राक्षसों का क्या किया था? संहार किया था। अशोक वाटिका में उन्हें भूख लगी तो वो गए फल खाने, और राक्षसों ने विरोध किया तो राक्षसों को उठा उठा के पटका उन्होंने, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के पटक दिया उन्होंने, है ना, क्योंकि बलशाली थे। तो सृजन का मीन्स निर्माण करना, निर्माण करना हो, और संहार का मतलब खत्म कर देना, समाप्त। मुझे तो समझ ही रहे हैं आप। मृत्यु का मतलब क्या होगा? अमर। तो कभी मृत्यु नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये कैसे शब्द आएगा? मृत्यु आएगा, ये ध्यान देना है। बस मृत्यु भी देगा ऑप्शन में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर बच्चे काय पे लगा देंगे? अमर का विलोम शब्द मृत्यु होगा। मृत्यु नहीं होगा, सिर्फ मृत्यु शब्द। तृषा का मतलब प्यासा व्यक्ति, और तृप्ति का मतलब जिसकी प्यास बुझ गई, शांति मिल गई, मतलब प्यास बुझ गई तो उसे क्या मिल गई? शांति। तो क्या बोलते हैं भैया? तृप्ति मिल गई। और तृष्णा मतलब प्यासा व्यक्ति, ठीक है? अब ये कल भी कराया था मैंने, और वो उधर वो बोलते हैं ऐसे, या और भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है ऊपर वाला, या ऊपर लिखी गई लाइन। और अध या निम्न का मतलब नीचे वाला, है ना? निम्नलिखित उत्तर दीजिए, ये शब्द पढ़ते होंगे आप पेपरों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित का मतलब नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और अधोगामी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो ऊपर वाले प्रश्नों के बारे में आप उत्तर दीजिए, ठीक है? उद्दंड वाले व्यक्ति भी मिलेंगे आपको बहुत सारे। उद्दंड का मतलब विनम्रता जो व्यक्ति रखता है, ठीक है? स्वप्न का मतलब क्या हो जाएगा? जागरण। स्वप्न मतलब जागरण का मतलब यहां से जागृत होना शब्द है ना? और स्वप्न का मतलब, स्वप्ने से मतलब सोने से संबंधित शब्द बना दिया यहाँ पे, ऐसा इसका सेंस है यहाँ पे, ठीक है? उत्तम, जो अच्छा है, बढ़िया है, सुशील है। अधम, जो उत्तम नहीं है। तरुण, आपकी कौन सी अवस्था है भैया? बताओ, आपकी अवस्था कौन सी है? तरुण है या वृद्ध है इस समय? तरुण ही कहेंगे, क्योंकि आप कहेंगे बाबा तो उतना है भैया हम, तो गुरु जी वृद्ध बता रहे हो। तरुण का मतलब युवा, तरुण मतलब युवा, और इसका विलोम शब्द क्या हो गया? वृद्ध। अतिथि, आप जानते हैं अतिथि का मतलब? कौन? अतिथि, अतिथि का मतलब मेहमान, या अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? गेस्ट। और उसका विलोम शब्द क्या होगा? आतिथ्य। इसका मतलब मेहमानों का सम्मान करने वाला व्यक्ति, मेहमानों का सम्मान करने वाला व्यक्ति, आतिथ्य। तो ये शब्द याद रखने, यही तो पूछे जाते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब बनावट या बनावटी, और उसका विलोम शब्द प्राकृतिक या नैसर्गिक हो जाएगा। नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? समानार्थी। और इनके कभी विलोम शब्द आएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? कृत्रिम। कृत्रिम झील पढ़ते हैं जैसे ज्योग्राफी में, भूगोल में, है ना? आंकुचन मतलब सिकड़ा हुआ, या संकुचन शब्द आ जाता है यहाँ पे। आंकुचन आ गया है वैसे तो, और इसी के स्थान पर अगर संकुचन लिखा जाए तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सिकड़ा हुआ। और प्रसारण का मतलब विस्तार होना, कहते हैं ना। अब मैच का क्या होगा? हिंदी में बोलते हैं नहीं, प्रसारण होगा। तो मैच प्रसारण कहाँ हो रहा है? दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रसारण का मतलब प्रसारण होता है विश्व में, दुनिया में कहीं पे। आंकुचन मतलब सिकुड़ा हुआ है, छिपा हुआ, ठीक है? सन्मुख मतलब आपके सामने है कोई चीज। विमुख का मतलब जो आपके सामने नहीं है। मृषण फिर आ गया, क्योंकि मृषण कई बार पूछा गया है, इस वजह से ये मृषण को 2-3 बार इस क्लास में भी मैंने लिख दिया है ना?
तो मृषण का मतलब बताया था मैंने अभी, क्या? मुलायम। मृषण का मतलब क्या भैया? मुलायम। और रुक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? रूखा व्यक्ति होना, कठोर व्यक्ति होना। भाई मुलायम का तो कठोर ही तो होगा, तो कठोर को क्या बोलते हैं? रुक्ष बोलते हैं। मूक, ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है। मूक, ऐसा व्यक्ति जो कम बोलने वाले व्यक्ति को मूक बोलते हैं। मितभाषी भी बोल सकते हैं, ये अनेकार्थी शब्दों में भी आ जाएगा आपके लिए। मितभाषी भी बोल सकते हैं, मूक भी बोल सकते हैं। और जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति है, जो ज्यादातर बोलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। अनेकार्थी शब्दों के लिए भी काम आ जाएगा ये। अर्जन, आपने जो प्राप्त किया, अर्जन जो आपने प्राप्त किया, आज की क्लास में आपने ये पूरी प्राप्त करी क्लास, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं कि आज हमने विलोम शब्द की जो दूसरी क्लास थी उसका क्या किया? अर्जन किया। शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पास से निकल गई कोई चीज जिसका खर्चा कर दिया आपने, वो व्यय हो गया आपके पास से। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपना या छिपी हुई कोई वस्तु। हाँ, प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई, ढकी हुई, उसका पता नहीं लगा सकते आप, ठीक है। प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई, ये लिख लेना, छिपी हुई। ये भैया आप इकोनॉमी में पढ़ोगे तो प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द आता है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है आमतौर पर। ये बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई। और प्रतिपन्न मतलब छिपी हुई, नहीं होना। पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? आगे वाला होता है शायद पाश्चात्य का मतलब, मैं आपको बता देता हूं। नहीं, पाश्चात्य मतलब पीछे वाला। पाश्चात्य मतलब पीछे वाला, ठीक है। और पौवार्त्य मतलब आगे वाला, जो व्यक्ति है उसको पौवार्त्य के शब्द में बोल सकते हैं आप, या पौरस्त्य बोल सकते हैं, या पौवार्त्य बोल सकते हैं। और पाश्चात्य मतलब पीछे वाला। महान, ये कल भी पढ़ाया था, आज भी बता दिया। महान का विलोम शब्द लघु होगा या तुच्छ होगा। स्निग्ध क्या हो जाएगा? अस्निग्ध हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा। स्निग्ध का अस्निग्ध हो जाएगा। स्निग्ध का मतलब है प्रेम में व्यक्ति होना। स्निग्ध बोले तो प्रेममय, प्रेममय व्यक्ति, जो हमेशा प्रेम में रहता है, प्रेम में रहना पसंद करता है, उस व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं आप? स्निग्ध व्यक्ति, या स्निग्ध शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में। और प्रेम के लिए स्निग्ध शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। अस्निग्ध मतलब जो प्रेम में नहीं है, प्रेम में व्यक्ति नहीं है। तो ये है हमारे आज की सेकंड क्लास के विलोम शब्द। दूसरी क्लास थी आरो यारो के हिसाब से, उसके वेश पे ही, उसी आधार पर मैंने पढ़ाई है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो पॉइंट, जो विलोम शब्द आपकी समझ में नहीं आया, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के और मित्रों के साथ। आने वाले एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपको बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नवंबर की लास्ट तक आ जाएगा। इस वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस के में आपको पता है कि किस किस चीज के बारे में आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, बताऊं, तो उसमें एसआई की भी वैकेंसी आनी है और कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो उसमें हिंदी आपको पढ़नी है। इस वजह से अभी से अच्छे से तैयारी करते रहिए इस क्लास की। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और जो भी प्ले लिस्ट में हमारी जीएस के कोर्सेज चल रहे हैं, उन जीएस के कोर्सों को आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। क्योंकि 140 नंबर का जो आरओ यारो की परीक्षा में पार्ट आना है, वो माफ कीजिए, सामान्य अध्ययन का आना है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल भी बहुत बड़ा पार्ट। संस्कृति को पूछेगा, साहित्य को पूछेगा, मेलों के बारे में पूछेगा, आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछेगा, विकास की चीजों के बारे में पूछेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर के मिलेंगे, वहां से आप नोट्स बनाइए। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और राधे राधे।